हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो के अंदर हम अगेन शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक 3.3, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, और इसके साथ एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। वो आगे ही दिया हुआ है, आपको मैं भी दिखा देता हूँ। ये रहा कॉमन आयन इफेक्ट। और आज की वीडियो के अंदर हम ये टॉपिक भी कवर करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, इसको आज के वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर कवर करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो यार, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। पहले तो ये सारी चीज़ें जो है शुरू करने से पहले आपको मैं साल्ट्स के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, साल्ट जो होता है हमारे पास, साल्ट दो किस्म के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं या हाईली सोल्यूबल साल्ट, क्या कहते हैं, हाईली सोल्यूबल साल्ट। और एक होता है स्लाइटली स्लाइटली सोल्यूबल साल्ट। अब देखें, दो किस्म के साल्ट होते हैं। एक हाईली सोल्यूबल साल्ट होता है, एक होता है स्लाइटली सोल्यूबल साल्ट। अब फ़र्क क्या होता है इन दोनों साल्ट्स के अंदर। देखें, जो हमारे पास हाईली सोल्यूबल साल्ट होता है ना, वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जब उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आइंस के अंदर। आपके पास जितने मोल्स ऑफ साल्ट थे, आपके पास जितने मोल्स ऑफ, आपने हाईली सोलुबल साल्ट लिए। जैसे आप साल्ट लेते हैं नाइट्राइड्स के, जैसे सोडियम का कोई साल्ट हो गया, ऐसे नाइट्राइड्स और कोई भी साल्ट्स हो गए, वो क्या होते हैं, हाईली सोलुबल साल्ट होते हैं। उसको जैसे ही हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आइंस के अंदर। जैसे हम स्लाइटली सोलुबल साल्ट की बात करें, जैसे AgCl हो गया। अब ये क्या है, ये स्लाइटली सोलुबल साल्ट है। ये क्या करता है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। जैसे मैं आपको CaF2 हो गया, ये सारे जो साल्ट होते हैं ना, स्लाइटली सोल्युबल साल्ट होते हैं। ये जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये स्मॉल अमाउंट के अंदर स्लाइटली जो होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं अपने आइंस के अंदर। बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास साल्ट होता है वो नीचे बॉटम के अंदर रुक जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाती है। तो ऐसे साल्ट को कहते हैं स्लाइटली सोल्युबल साल्ट। जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते अपने आइंस के अंदर, वो स्लाइटली है। जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आइंस के अंदर, वो होते हैं हाईली सोल्युबल साल्ट। तो ये साल्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, जो आज की वीडियो के अंदर आपको ज़रूरी था समझना। अब हम चलते हैं अपने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ। अब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर पहली बात तो सोल्युबिलिटी क्या होती है। आपने पढ़ा होगा कि बचपन से हम पढ़ते हैं कि कोई भी सॉल्यूट जो है, कोई भी सॉल्यूट, अब किसी भी सॉल्यूट को हम क्या करें, डिज़ोल्व करें। क्या करें, डिज़ोल्व करें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। किस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कह दें या आप सॉल्वेंट कह दें, उसके अंदर डिज़ोल्व कर लें। किसी भी सॉल्यूट को हम डिज़ोल्व करें 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तो हमारे पास जो बनता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी। समझे, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूट को 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व करने को हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं। आप जैसे लेट सपोज, मैं इजी करता हूँ उसे। कोई भी सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिज़ोल्व पर लीटर, या आप पर डेसीमीटर क्यूब कह दें या पर वॉल्यूम कह दें, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व हो रहे हैं पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो इससे ही हम कंसंट्रेशन को भी डिफाइन करते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ। आपको मैंने साल्ट के जो टाइप्स होते हैं वो भी क्लियर करवा दिए, सोल्युबिलिटी के बारे में भी था जो कॉन्सेप्ट, वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अभी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट खुद क्या होता है। अब देखें, मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक साल्ट लिया। ये जो रिएक्शन दिया है ये आपको एक डायरेक्ट लिया हुआ है, 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन होता है। मैं आपको भी समझाता हूँ, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अभी हम समझेंगे रिएक्शन की तरफ से। एक रिएक्शन हम लेते हैं, ये वाला जो आपको साथ में दिया हुआ है, CF वाला। इसको लेकर ही हम समझेंगे कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। अभी आप डेफिनेशन की तरफ नहीं जाएं, यहाँ पे डेफिनेशंस भी लिखी हुई है, उसकी तरफ नहीं जाएं। मैं आपको इक्वेशन की मदद से समझाता हूँ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। अब देखें, यहाँ पे डायरेक्ट पहले था सॉलिड के अंदर CF, फिर एक्वस के अंदर आ गया Ca+2, और 2F-1 एक्वस के अंदर आ गया। यह डायरेक्ट नहीं हुआ है ऐसे। पहले इसको सॉलिड को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया। ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन हुआ है, आपको मैं करके भी दिखाता हूँ।
F2 जो हमारे पास सॉलिड में था उसको पहले हमने कन्वर्ट किया CaF एक्वस के अंदर। क्या किया? CF एक्वस के अंदर, CF2 एक्वस के अंदर कन्वर्ट किया। बेसिकली हमने क्या करवाया कि जो हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर CaF2 था उसको हमने पहले एक्वस में कन्वर्ट किया। मतलब हमने क्या करवाया, H2O के साथ रिएक्शन करवाया CF2 का। देन H2O के साथ रिएक्शन करवाने के बाद वो खुद ही डिसोसिएट हो जाएगा Ca+2 आइंस के अंदर और 2F-1 आइंस के अंदर। बाद में वो खुद ही डिसोसिएट हो जाएगा। अब जितना आप देखें, जितना हमारे पास CaF2 था सॉलिड स्टेट के अंदर, अब ये कहलाता है स्लाइटली सोल्युबल साल्ट। अब ये कंप्लीटली डिसोसिएट तो नहीं होगा वाटर के अंदर, जिसकी वजह से हमने जब उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, अब अंदाज़ा लगा लें या हम अज्यूम कर लेते हैं 30% जो है वो डिसोसिएट हो गया, बाकी 70% जो है वो बॉटम के ऊपर आ गया है। मतलब डिसोसिएट नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया है। आपके पास 30% डिसोसिएट हो गया, बाकी 70% जो है हमारे पास CF2 पड़ा हुआ है, क्योंकि ये स्लाइटली सोल्युबल साल्ट है, स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। अब आप देखें कि हमारे पास कितना डिसोसिएट हो गया, ये 30% डिसोसिएट हो गया है। अब मेन बात आती है, 30% डिसोसिएट जो हमारे पास CF2 मिला है एक्वस स्टेट के अंदर, वो क्या होगा, फर्दर डिसोसिएट होगा Ca+2 के अंदर और 2F-1 के अंदर। यहाँ पर 2 क्यों आया? इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। जो बेसिकली जो कैल्शियम है, CF2 जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, तो वो कैल्शियम का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है और जो फ्लोरीन का है वो 2 मोल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ये बेसिकली आपने बैलेंस की केमिकल इक्वेशन पढ़ी होगी 9th क्लास के अंदर, 9th क्लास का टॉपिक है, इसके अंदर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? अब मेन सवाल आता है यहाँ पे, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, डायरेक्ट लिखा हुआ था। पहले इन्होंने क्या किया, CF2 को एक्वस के अंदर कन्वर्ट किया। एक्वस के अंदर कन्वर्ट करने के बाद ये खुद ही क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा अपने आइंस के अंदर। अब लेट सपोज आयन के अंदर भी ये डिसोसिएट हो गया, हमने क्या किया, इसकी इक्वेशन भी बना दी। बीच में आप समझ जाना, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया है, लिक्विड हमने सॉलिड में से उसको क्या कन्वर्ट किया, एक्वस के अंदर कन्वर्ट किया, देन उसके बाद हमने आइंस के अंदर कन्वर्ट किया है। अब आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम अचीव होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था 9th के अंदर या 10th के अंदर? 9th 10th नहीं पढ़ा भाई, मैट्रिक फर्स्ट ईयर के अंदर तो पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन आती है बनाना कैसे की, पीछे भी मैंने पढ़ाया था आपको कैसे बनाते हैं। कैसे की एक्सप्रेशन बनाई यहाँ पे, कैसे देखें, कैसे इज इक्वल टू, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी, नीचे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आएगी। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, ये है ना CaF2 प्लस और 2F-। अब इसको हम कैसे लिखेंगे ये भी आप देख लें। देखो कैल्शियम के पास कैल्शियम जो है ना, उसके कौन सा चार्ज है, प्लस का 2 चार्ज है। तो हमने क्या किया, कैल्शियम का प्लस का 2 चार्ज लिखा ऊपर और ब्रैकेट दे दी। ये ब्रैकेट शो कर रहे हैं कि हम उसकी कंसंट्रेशन को ले रहे हैं, वो भी मोलर कंसंट्रेशन, समझे। और जो फ्लोरीन है वो आप देखें कि हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो ये जो 2 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है ये ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है। कैसी की एक्सप्रेशन हमने इससे बनाना सीखी है, ऊपर आ जाएंगे। अभी इसके पीछे सारी साइंस है, हम क्यों जो नंबर 2 है इसको यहाँ पर पावर में रख रहे हैं। ये सारा आपने जब आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा तभी आपको ये सारा समझाया गया होगा। हम बेस इसके ऊपर बेस करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे पास रिएक्टेंट बचेगा उसको आप नीचे लिख लेंगे, उसकी भी कंसंट्रेशन। अब इसके साथ आपको देखें कि हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो ऊपर पावर के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो कैसी की एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनी, ये बन गई, सही है। अब मैंने आपको क्या कहा था भाई, मैंने कहा था ये स्लाइटली सोल्युबल साल्ट है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता अपने आइंस के अंदर। तो मैंने आपको बताया ये 70% डिसोसिएट हो गया, बाकी 30% डिसोसिएट हो गया, बाकी हमारे पास 70% बचा है। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई होगी ना, Kc जब आया हुआ, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो हमारे पास जो 30% डिसोसिएट हुआ एक्वस के अंदर CF2, बाकी 70% जो था हमारे पास वैसे ही सॉलिड के अंदर पड़ा हुआ था। तो मतलब कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगी इसकी, ये अब फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। तो हमारे पास CF2 की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आते हैं और हमारे पास जो चीज़ें कांस्टेंट नहीं है उसको हम राइट साइड के ऊपर लेके आ जाते हैं। तो आप देखें Kc कांस्टेंट है, Kc के साथ हमने इस कांस्टेंट को भी लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आए, और बाकी जो हमारे पास ये 2 बचे हुए थे कंसंट्रेशन, इसको राइट साइड के ऊपर हमने रख दिया क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो
कांस्टेंट को हम जब किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक न्यू चीज बनती है जिसे हम कहते हैं KSP, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। KSP क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। अब हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, इसकी जस्ट डेफिनेशन आप समझ लें। देखिए सारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। अब देखें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली आप अगर किसी को डिफाइन करें होता क्या है, ये बेसिकली होता है क्या, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आइंस। आइंस जो होते हैं ना हमारे पास, उसकी मोलर कंसंट्रेशन जो होती है उसको हम कहते हैं KSP। आइंस के प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास आएगी वो KSP कहलाएगी। बस मोलर कंसंट्रेशन का भी प्रोडक्ट कहलाएगा, सिर्फ मोलर कंसंट्रेशन नहीं कहलाएगी। तो KSP क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मोलर कंसंट्रेशन का, किसका? आइंस की मोलर कंसंट्रेशन का। जो हमारे पास स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट के आइंस हमें जो मिले थे, उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो KSP कहलाएगा। और उसके ऊपर जो हमारे पास जो पावर आएगी, कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर आई है, वो बेसिकली बराबर होगी कोफिशिएंट के जो हमारे पास आइंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। बात नहीं आ गई? अब जनरल इक्वेशन भी आप देख लें। यहाँ पे देखें हमारे पास AMBN, एक लेट सपोज एक इक्वेशन है जो हमें CaF2 लिखा था ना, तो F के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे Mn लिखा हुआ है नंबर A के साथ B के साथ। अब इसके आप क्या नाम है आइंस के अंदर डिसोसिएट कैसे करेंगे? सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक के ये देखें। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें A के साथ M है ना, और B के साथ N है। जब आप इसको आइंस के अंदर डिसोसिएट करेंगे ना, तो पावर जो आपको पावर्स में आप लिखेंगे ना, वो आप क्या करेंगे? क्रॉस में कर देंगे। N को A के साथ कर देंगे, M को N के साथ कर देंगे। ये एक बेसिकली एक ट्रिक है, याद करने के बजाय आप इसको ऐसे कर सकते हैं। वैसे आपको नहीं पता कि आप जब आइंस के अंदर डिसोसिएट होगा तो कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे ट्रांसफ़र होंगे, तो क्या पावर आएगी। तो शॉर्टकट है कि आप क्या करते हैं, क्रॉस में आप जो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं MN, उसको क्रॉस में कर दें। अगर B के साथ N है तो A के साथ पावर में आ जाएगा N, और अगर A के साथ M लिखा हुआ है नीचे तो पावर में M आ जाएगा। तो यहाँ पे पावर में आ गया N, यहाँ पे M आ गया। A ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो उसके बाद प्लस आया। B ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसके बाद माइनस आया। हमने सपोज किया A क्या कर रहा है, एज अ केटाइन बना रहा है, और जो B है वो एनाइन बना रहा है। हमने सपोज किया ये सही है। अब हमारे पास A के कितने हमारे पास एटम्स हैं? M है ना, A के साथ M है ना, तो यहाँ पे M मोल्स आएगा ना इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, सही है। और B के साथ N है, जैसे मैंने 2F लिखा था वहाँ पे, और हमारे पास ऐसे क्या था? CF2 था ना। तो हमारे पास फ्लोरीन के 2 एटम्स थे, यहाँ पे भी हमने 2 लिखे हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सारा स्टोइकियोमेट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो ये कहलाता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। जनरल इक्वेशन जैसे हमने बनाई थी पीछे वैसे ही बन गई। क्या होता है बेसिकली? मोलर कंसंट्रेशन का जो हमारे पास आइंस होते हैं उसकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है KSP। सिंपल, यहाँ पर सारा यही लिखा हुआ है ऊपर, आप इसको रीड भी कर सकते हैं अपने तरीके से। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1। अब इसको मैं आपको फटाक से सॉल्व करा देता हूँ। भाई भी देखो Pb होगा और SO4 आइंस के अंदर डिसोसिएट होगा। अब कुछ आइंस जो होते हैं उसके आपको याद करनी चाहिए कि ये केटाइन बनाएंगे या ये एनाइन बनाएंगे। अब मुझे पता है कि SO4 जो होता है वो एनाइन बनाता है, और इसके ऊपर -2 चार्ज आती है। अब ये मुझे पता है, आपको भी कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर देंगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को बना पाएंगे, उसको आइंस के अंदर डिसोसिएट कर पाएंगे। अब मैंने क्या किया था, PbSO4 को पहले सॉलिड में से क्या किया, एक्वस में कन्वर्ट किया। एक्वस में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, आइंस के अंदर डिसोसिएट हुआ Pb और SO4 -2। Pb के ऊपर +2 आएगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब जैसे ही आपस में मिलेंगे अगेन, तो ये -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास PbSO4 अगेन बन जाएगा। समझ में आया कैसे डिसोसिएट किया? नहीं आया? चलो अगेन देख लो। अगेन मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल करवाता हूँ। देखें पहले तो ये जो हमारे पास सॉलिड में है इसको हम एक्वस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल तरीके से भाई, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें आप। चलो हमने H2O के साथ रिएक्शन करवा दिया, वाटर के रिएक्शन करवाया, कन्वर्ट हो गया। ये किस में कन्वर्ट हुआ? एक्वस में। अब क्या होगा, आयंस के अंदर डिसोसिएट होगा। अब आयंस के अंदर कैसे डिसोसिएट होगा वो भी आप देख लें। Al यहाँ आएगा। अब हमारे पास OH कितने हैं? 3 है ना, +3 यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा। इक्वेशन का बैलेंस करने के लिए अब देखें 3 के साथ ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं, तो मतलब 1 है।
तो 1 3 के साथ मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन हो गए, 3 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। बैलेंस किया बेसिकली केमिकल इक्वेशन को हमने। अब चार्ज क्या आ जाएगा, अब मुझे ये भी पता है कि OH के साथ -1 चार्ज आती है OH के ऊपर। ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक बेसिक आइंस जो हैं, उनके ऊपर कौन सी चार्जेस आती हैं आपको ये याद करना चाहिए। गूगल के ऊपर सर्च कर लें बेसिक आइंस के बारे में, तो आप उसको याद कर लें कौन से चार्ज आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आप डिटेल के अंदर जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा टाइम चला जाएगा, इसकी वजह से आपको याद करना चाहिए। तो OH के ऊपर -1 चार्ज आती है। अब यहाँ पे 3 OH है तो माइनस की ओवरऑल कितनी चार्ज आएगी, इसके ऊपर -3 चार्ज आ जाएगी, तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, अगेन बैलेंस हो जाएगा। अब जो आपके पास BaSO4 है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। सॉल्व करके कमेंट के अंदर आपको आंसर भी करना है, मैं आपको जवाब भी दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, क्योंकि ये बहुत ईजी है। इसको मैंने आपको ऊपर भी सॉल्व करा है, बस PB का और BA का फ़र्क है। इसको आप बस इग्नोर कर लें PB और BA को, इसको एक ही समझ लें, फिर सॉल्व करें, दिन जो आंसर आएगा वो दोनों का सेम होगा, आंसर सही होगा। सही। अब हम चलते हैं मेन सवाल की तरफ, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के ऊपर। अब देखें हमारे पास AgBr के हमारे पास KSP की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई, सही है। अब हमें कहा जा रहा है कि आप क्या करें, Ag की और Br की आयंस की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करते हैं भाई। हमने क्या किया था, जो हमारे पास AgBr था सॉलिड में था, हमारे पास सॉलिड में कन्वर्ट करने के बाद पहले हमने क्या किया, एक्वस के अंदर कन्वर्ट किया AgBr को। कन्वर्ट करने के बाद हमने सपोज किया हमारे पास, हाँ यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सॉलिड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्वस, क्योंकि पहले हमने क्या किया था, AgBr जो था हमारे पास सॉलिड में से हमने क्या किया, एक्वस में कन्वर्ट किया। तो हमने सपोज किया कि x मोल जो है वो एक्वस के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। अब वो जो एक्वस स्टेट के अंदर x मोल कन्वर्ट हुए हैं, जिसको हमने लेट्स सपोज 30% पीछे लिया था, अब वही परसेंट जो 30% हमारे पास डिसोसिएट होंगे, क्योंकि हमारे पास कितने मोल्स थे भाई, आप समझिए कि हमारे पास x + y मोल्स थे, सही है। तो हमने सपोज किया कि जब हमने AgBr को सॉलिड में से एक्वस में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास जो x मोल्स है वही कन्वर्ट हुए, y मोल्स जो हैं वो सॉलिड के अंदर ही अभी हैं, तो उसका हमारे पास कोई काम नहीं है। तो जो एक्वस के अंदर कन्वर्ट हुए हैं वही आइंस के अंदर डिसोसिएट होंगे। जितने मोल एक्वस में कन्वर्ट हुए उतने ही आइंस के अंदर डिसोसिएट होंगे। अब देखें AgBr जो है वो डिसोसिएट कर रहा है, जब डिसोसिएट हो रहा है तो हमारे पास 1 मोल की आइंस प्रोड्यूस कर रहा है Ag के, तो यहाँ पे x ही आएगा सिर्फ। Br भी 1 मोल प्रोड्यूस करा, तो यहाँ पे भी x ही आएगा। x क्यों आया, क्योंकि ये जो आइंस डिसोसिएट हो रहे हैं, ये डिसोसिएट हो रहे हैं, ये एक्वस AgBr में से हो रहे हैं। ये जो x मोल हमारे पास मिले हैं ये एक्वस AgBr के हैं, हमारे पास सॉलिड AgBr के नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक करके लिखी हुई है। अब KSP एक एक्सप्रेशन बनाएंगे आप सिंपल तरीके जैसे हमने बनाई थी। बनाने के बाद KSP की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, और Ag की हमारे पास क्या कंसंट्रेशन थी, x थी, Br की क्या थी, x थी, दोनों की x रखा, x² आया। इसको फर्दर हमने नीचे सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या x की वैल्यू आई, ये आई। तो इसका मतलब हुआ कि Ag और Br के कंसंट्रेशन हमारे पास 1.26 × 10⁻⁵ मोलरिटी होगी। हमेशा सेम नहीं होगी, जब हमारे पास 1:1 रेशो होगा तभी हमारे पास जो दोनों आयंस की कंसंट्रेशन सेम होती है, 1:1 रेशो के अंदर। जैसे हमारे पास CaF+2 था एक आयन, दूसरा 2F-1 था, तो यहाँ पे 1:1 रेशो नहीं, यहाँ पे 1:2 है, तो यहाँ पे सेम कंसंट्रेशन नहीं होगी। यहाँ पे जो Ca की कंसंट्रेशन होगी, लेट सपोज हमारे पास Ca की कंसंट्रेशन हमारे पास Y है, तो हमारे पास जो 2F-1 है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन 2Y आ जाएगी, समझे। तो ये डिपेंड करता है सारे नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, कितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हमारे पास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं KSP की वैल्यू को। तो यहाँ पे उसके स्टेप्स भी दिए हुए हैं, नीचे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। डिसोसिएट किया आयन के अंदर, मैंने आपको पीछे बताया था कैसे डिसोसिएट किया है। क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आती है, Ag के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगी, सही है। KSP की वैल्यू हमने लिखी, हमारे पास KSP की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, KSP की इक्वेशन हमने ड्रॉ कर ली। देन कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल तरीके से। हमारे पास जो सॉलिड के अंदर था ना AgCl, वो एक्वस के अंदर x मोल कन्वर्ट हुए, और Ag के भी x मोल प्रोड्यूस होंगे, सही, और Cl के भी x मोल हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। तो x का क्या होगा, x² आ जाएगा, इक्वल टू के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लें, x², यहाँ पे KSP की वैल्यू आई, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.34 × 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर ऑफ, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag एंड Cl। यहाँ पे भी हमारे पास क्या लिखा है, 1:1 का हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब ये जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट है ये आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। होपफुली आपको कोई भी मुश्किलात नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई मसला आए इन क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझे कमेंट के अंदर आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको उनका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, तो अब जो कॉमन एन इफेक्ट है इसके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।